हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले तो आज की बड़ी खबर ये है कि असद उमर साहब ने एनसीसी के इजलास के बाद ये ऐलान किया है कि तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स को खोल दिया जाएगा और जो कोरोना से पहले की सूरत हाल थी, जो टाइमिंग्स थे, अब मामूलात ज़िंदगी उसके ऊपर आ जाएंगे। और ख़ास तौर पर अपील की गई है कि कवायद और ज़वाबित का ख्याल रखना है, जो SOPs दिए जाएंगे उन पर अमल करना है ताकि दोबारा हमें रिस्ट्रिक्शंस ना लगानी पड़े कोरोना से मुतल्लिक। तो जी कवायद ज़वाबित की बात कर रहे हैं तो एक और कवायद ज़वाबित के सिलसिले में बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं जिसने अहम रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस दिए हैं नैब के कवायद ज़वाबित से मुतल्लिक। तो सुप्रीम कोर्ट में नैब अफसरान के नाम पर पैसे लेने वाले मुल्ज़िम मोहम्मद नदीम की जमानत की दरख्वास्त थी जिस पर समाअत हो रही थी। अदालत ने नैब के एहलकारों और अफसरान की तकर्रुरी और अहलियत पर सवाल उठाते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के अफसरान भर्ती करने के इख्तियार का नोटिस लेते हुए तमाम DGs की तकर्रियों से मुतल्लिक तफसीलात तलब की हैं। इससे कबल भी सुप्रीम कोर्ट ने नैब के गैर मुअस्सर तरीका तफ्तीश और केसेस में ताखीर का जिम्मा नैब अफसरान को करार दिया था। ख्वाजा बरादरान के जमानत का फैसला तो आपको याद ही होगा जिसके ऊपर हम बारहा गुफ्तगू भी कर चुके हैं। इसके साथ साथ अपोजिशन भी बारहा हुकूमत पर नैब से गठजोड़ का इल्ज़ाम लगा चुकी है। अब अहम डेवलपमेंट ये भी है कि दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने हुकूमत की जानिब से नैब को मुखालिफिन को धमकाने के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है और मुल्क में नैब के किरदार और उस पर उठने वाले इतराज़ात पर हमने सवाल कुछ यूँ रखा है अपने एनालिस्ट के सामने आज कि वो क्या समझते हैं एहतसाब ब्यूरो पर उठने वाले इन सवालात का हतमी नतीजा क्या निकलेगा। ओपन ऑप्शन है सबके पास और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब और रीमा उमर साहबा भी हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, हम इसके ऊपर बड़ी पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, हुकूमत और अपोजिशन उनके दरमियान में चपकलेश, नैब के किरदार पर गुफ्तगू। अब आपको क्या लगता है जब ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी एतराज़ात उठा दिए, सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत रिमार्क्स आए सख्त किस्म के, तो क्या इसका कोई मंतकी नतीजा निकलता है? देखिए मैडम शेख, आज मैंने कोई थोड़ा सा टाइम मिला तो हिसाब किताब लगाया तो मुझे गिना है 32वीं मरतबा हम नैब पर गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी 32 मरतबा नैब डिस्कस हो चुका है और उनमें से 28 मरतबा नैब की पर को हमने लिताड़ा है, खूब तनकीद की है, सारा कुछ किया है कि इस मुल्क, इस दुनिया और इस कुर्रा अर्ज पर जो सबसे बड़ी खराबियों का जिम्मेदार नैब है। और जब नून ये बे नैब का नाम लेते हैं तो तारीखी छा जाती है। अब होगा कैसे? एक तो है मैडम शेख अदालत कोई गाइडलाइन दे, दूसरा है पार्लियामेंट इस पर कानून साजी करे। अब मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि चेंज करो, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि चेंज करो, तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि चेंज करो, दुनिया की जो आपने तंजीमों का नाम ले रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि इंसानी हकूक के चेंज करो, फला सब कुछ चेंज करो। तो फिर किसने चेंज करना है? ये एक मुसवदा जो बना था 35 तरमीम उस तरफ 3 सफ़े उस तरफ, वो क्या बना? तो वो उनका काम है, करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते ना करें। लेकिन मैडम शेख मैं जब देखा कि 32 मरतबा हम नैब डिस्कस कर चुके हैं तो यानी मेरा दिल आज बड़ा दुखी हुआ कि मैडम शेख सितंबर 2012 में सानिया बल्दिया टाउन हुआ, 8 साल हो गए हैं। मेरी अदालतों और अदालती इंसाफ और अदालती निज़ाम ने 260 लोगों, 300 लोग कत्ल हो गए, जल गए, जिंदा मार दिए गए भत्ते के लिए। कभी कोई इस पर कोई क्यों बात नहीं करता? हर कोई नैब पे चढ़ा हुआ है, हर कोई नैब को कर रहा है। हम 22 करोड़ भी हैं। मैडम शेख 17 जून 2014 को सानिया मॉडल टाउन हुआ, यानी 6 साल इसको भी हो गए हैं। और जो उल्टा FIR उन पर मॉडल टाउन वालों पर हुई है वो भी 350-60 पेशियां भुगत चुके हैं। इस पर क्यों नहीं हुआ? सानिया साहिवाल हो चुका है मैडम शेख, उसके कातिल किधर गए हैं? कि वो 3 बच्चे हमें भूल गए हैं, वो 3 छोटे छोटे बच्चे जिनके माँ बाप उनके सामने मार दिए गए थे। अफजल खुर्रम जो था धनिया चोर, जिसकी साल बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत हुई, ये है हमारा अदालती निज़ाम। मोहम्मद जायद जो मुर्गी चोर था, जो सुप्रीम कोर्ट में भी आकर उसकी जमानत कैंसिल हो गई कि वो उस 15 मुर्गियां और उसने सामान चोरी किया था, ये हमारा अदालती निज़ाम। मैडम शेख एक रानी का मैं बार बार बताता हूं, रानी 19 साल जेल में रही, 19 साल बेगुनाह जेल में रही खामद के कत्ल में।
वालिद जो था, वालदा छूट गई 6 माह बाद, वालिद जो था वो उसको वो अंदर ही जेल में तपेदिक से मर गया। भाई 14 साल की जेल के बाद टीबी से मर गया। हम बहुत बार इस पर बात भी कर चुके हैं। नहीं मैडम शेख, मुझे बात कर लेने दीजिए, मुझे मेरा दुख का इजहार कर लेने दीजिएगा। आपने की होगी, आपने की होगी, मुझे कुछ नहीं लगता, जहन्नम में जाए मुझे कुछ नहीं लगता। मेरी बात सुन ले प्लीज। नहीं बोलने का टाइम, अच्छा फिर मैं चुप कर जाता हूं, बाकी बोलने लग जाते हैं। अगर आपने मुझसे सवाल किया, आप गरीब आदमी की बात करते ही आपके चेहरों पे नागवारी आ जाती है। कोई सुन ले, अगर मैं नैब को कोस रहा होता तो अभी तक हम यहाँ गरीब आदमी की बात नहीं करने बैठे। ओह माय लॉर्ड। अच्छा लाहौर हाई कोर्ट में सैयद रसूल है, सैयद रसूल 2017 में बेगुनाह साबित हुआ। 2014 में वो शाहपुर जेल में दिल के दौरे से मर चुका है। वालिद और चचा जो उसकी करते थे, जेलों में आया करते थे, वो भी मर गए ये खुशखबरी सुनाने को। उसका क्या बनेगा? गुलाम कादर, गुलाम सरवर जो 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब छोड़ा और वो भावलपुर जेल में फांसी चढ़ गए, उनका क्या बनेगा? अच्छा आखिरी सुन लीजिएगा मेहरबानी करके, लाहौर 9 लखा, ये देख लें सारे मेरे अदालती निजाम से हाथ में उठाकर उनको ये सुनाना चाहता हूं। 9 लखा पान फरोश जमशेद इकबाल 2013 में एहतराम रमजान आर्डिनेंस में 5 दिन की सजा हुई। उसके बाद जब रिहाई का वक्त आया, उन्होंने कहा अदालती हुक्मनामा दिखाएं, रूबकार दिखाएं। अपील लगी, 6 साल वो जेल में रहा, 5 दिन की सजा, 6 साल जेल में रहा, और 6 साल बाद 2019 में वो निकला। ये हमारा अदालती निजाम। आप परसों सिंध घोटकी में जो जुआ करवा रहे थे, जुआ और मुर्गों की लड़ाई पर, वो जुआ करने वाले छूट गए, मुर्गा 8 महीने कैद रहा थाने में। ये हमारा अदालती निजाम। इस पर भी खुदा के लिए कोई बात कर लें। 22 करोड़ रुल गई है थाने कचहरियों में, लित्तर पड़ रहे हैं हमें हर जगह पे। क्या नैब 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 नैब, या किसने करना है नैब? आप रोज नैब को डांटते हैं, कोई दे दें गाइडलाइन, पार्लियामेंट को गाइडलाइन दे दें कि 2 महीने बैठो और नैब के बदल दो या बंद कर दो। लेकिन हमारे लिए क्या है? इमरान खान साहब ने कहा था अदालत इदारा जाती रिफॉर्म्स करेंगे थाना कचहरी की, क्यों नहीं हुई? पिछले 40 साल क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां जरदारी साहब नहीं आते, नवाज शरीफ साहब नहीं आते, वहां शहबाज शरीफ साहब का केस नहीं है, वहां हमजा साहब का केस नहीं। इसलिए मेरी कोई हैसियत नहीं इस मुल्क में, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे सारा मैं रुल गया हूं थाने कचहरियों में, हर जगह जेलों हवालातों में। मेरे पे भी कोई रहम करो खुदा के लिए। किस अदालती निजाम को लेकर बैठे और कितना और हमें जलील करोगे, कितना बर्बाद करोगे हमें? बस कर दें यार खुदा के लिए। ठीक है भट्टी साहब। रीमा उमर साहिबा, अभी जो अदालत ने और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने रिमार्क्स दिए हैं रिसेंटली इस केस में, बड़े अहम रिमार्क्स हैं। ये भी पूछा गया कि जो फौजदारी मामलात से मुतल्लिक एक्सपर्टीज चाहिए होती है, तजर्बा चाहिए होता है, पता चला कि वो भी नहीं है सीनियर अफसरान के पास। जी शुक्रिया अलीना। मेरा तो ख्याल है हमें नैब की और बात करनी चाहिए। जिस तरह नैब इस्तेमाल होती है इस मुल्क की पॉलिटिकल फॉर्चून्स बदलने के लिए, उसकी हम बात नहीं करेंगे तो जो भट्टी साहब जिन इश्यूज का बिल्कुल सही हवाला दे रहे हैं उन तक हम नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो हमारी मैक्रो पॉलिटिक्स है, नैब जैसे जो इदारे हैं उनका बहुत रोल है उनको शेप करने में। और हम मेरा ख्याल है और बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा। जिस तरह के एतराज़ात अदालतें उठा रही हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच जब से नैब बनी है तब से एक तसलसल में उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं नैब के खिलाफ कि किस तरह कवानीन कमज़ोर हैं, किस तरह फेयर ट्रायल जो है वो पूरी उस पर नहीं उतरते, और किस तरह वो पॉलिटिकली इस्तेमाल होती है, इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और इशू का हवाला दिया है जो हम पहले भी देख चुके हैं कि नैब के जो अफसरान हैं, हम बात करते हैं नैब जो है कॉम्पिटेंस का भी इशू है। अब समझ आया क्यों कॉम्पिटेंस का इशू है, क्योंकि जिस तरह के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स लगाए जाते हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन्वेस्टिगेशन में। कुछ MBA उनके किए होते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं जो भी। और अगर आप नैब के कवानीन उठा के देखें, कोटाज हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस, मुख्तलिफ फील्ड्स, मुख्तलिफ एक्सपर्टीज के लोगों के जिनको नैब में भर्ती किया जाता है। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। लेकिन अलीना, पहले भी मैंने ये बात की थी कि कभी कभी कोई चीज़ इतनी टूट चुकी होती है कि वो फिक्स नहीं हो सकती, आपको सिरे से नई चीज़ बनाने की ज़रूरत होती है। और मेरा ख्याल है नैब के साथ वही सिचुएशन है। अब आप बात होती है नैब के कुछ प्रोविजंस उठा के उनमें तरमीम कर लो, मेरा नहीं ख्याल ये काफ़ी होगा।
नैब पूरी तरह से डीलेजिटिमाइज हो चुकी है। मुझे कोई लोग बता दें क्रेडिबल जो अभी भी नैब की तारीफ करते हैं। अभी यूरोपियन यूनियन ने जो अपनी GSP प्लस की असेसमेंट की है उसमें भी नैब का जिक्र है कि वो किस तरह इस्तेमाल होती है पॉलिटिकल परसिक्यूशन के लिए। तो मेरा तो नहीं ख्याल एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, HRCP, मुझे कोई अदारा बता दें क्रेडिबल जिसने नैब की तारीफ की है इंसानी हुकूक के, मैं पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। मेरा तो ख्याल अलीना देखें आप नैब के जो ऑफेंसेस हैं जो नैब के पर्व्यू में आते हैं वो उठा के देखें और आप देखें और कौन से इदारे हैं जिनका भी वही मैंडेट है, वही जुरिस्डिक्शन है। जो ऑफेंसेस बच जाते हैं जो नैब के लिए अलग, उसके लिए अब देखें कि कौन सा एक बेहतर, एक कॉम्पिटेंट, एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल इदारा बनाया जा सकता है उन ऑफेंसेस के लिए। क्या उसकी जरूरत भी है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास FIA है, हमारे पास एंटी करप्शन के और बहुत इदारे हैं। तो नैब की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो इस पे मेरा ख्याल है एक डिस्कशन की जरूरत है। ये जो दो राय पाई जाती है ना जनरली, मजहर अब्बास साहब की तरफ लेके चलते हैं। मजहर साहब, एक जो जानिब लोग हैं वो कहते हैं कि जी सिरे से ख़त्म कर दिया जाए नैब को, दूसरी जानिब के लोग ये कहते हैं कि नहीं जी तरमीम लाएं, इस्लाहात लाएं और अकाउंटेबिलिटी का इदारा होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अगर हमने 32 मरतबा नैब का क्वेश्चन रखा है तो हमने नैब को डिस्कस नहीं किया। हम एक सवाल ले आते हैं, उसमें हाँ या नहीं में जवाब दे दें, तो हमने नैब को तो डिस्कस ही नहीं किया कि नैब फॉर्म क्यों हुई थी। आज पहली मरतबा पता चला कि नैब में इंजीनियर्स होते हैं, तो ये भी अंदाज़ा हुआ कि इंजीनियरिंग क्यों होती है। ऐसे ही अगर दूसरे इदारों के बारे में हम मालूम कर लें कि वहाँ भी शायद हो सकता है कि बहुत से इंजीनियर्स हों और उसकी वजह से इंजीनियरिंग होती रही हो। जो भट्टी साहब जिन मुकदमात की बात कर रहे थे वो बड़े जेन्युइन मुकदमात हैं। मैं खुद 18 साल से डैनियल पर्ल केस को फॉलो कर रहा हूँ, 18 साल। उसमें 1 महीने में 2 महीने में आपने सजा दे दी और पिछले 14 साल से आप हाई कोर्ट में अपील फाइल हुई, अपील ने उनको एक्विट कर दिया। पिछले 6 महीने से जिनको एक्विट किया गया वो सब के सब MPOs के तहत बंद हैं और अब वो अपील का इंतजार। तो ऐसे बेशुमार के, तो हमने अदालती निज़ाम को भी डिस्कस नहीं किया। हम कई मरतबा क्वेश्चन ले आते हैं लेकिन निज़ाम को नहीं डिस्कस किया। हमने तो सियासी निज़ाम को भी डिस्कस नहीं किया कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है पूरा, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको भी डिस्कस नहीं किया। अगर इन इशूज़ को चाहे हफ्ते में 1 मरतबा डिस्कस करें, एक क्वेश्चन रखें और उसको बहुत सहर हासिल गुफ्तगू करनी चाहिए किसी एक टॉपिक के ऊपर। चाहे आप नैब उठा लें। देखिए नैब क्यों इंपॉर्टेंट है। नैब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नैब के नतीजे में लोग डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं। नैब के नतीजे में चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सी क्वेश्चंस जो उठ रहे हैं वो यही उठ रहे हैं कि जी आप एक आदमी को गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद उस पर रेफरेंस फाइल करते हैं, उसके बाद सालों लग जाते हैं और फिर आगे जाके वो बरी हो जाता है। और चूंकि इसका ताल्लुक आपके पॉलिटिकल सिस्टम से है कि जी अब आपने PMLQ हुकूमत की इत्तेहादी है ना, वो क्या कह रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ जो दोबारा इंक्वायरी खुली है वो वजीर आजम के कहने पर खोली गई है। जब आपका इत्तेहादी आपके ऊपर ये सवाल कर रहा है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जी सवाल तो सब उठाते हैं तो हल क्यों नहीं पेश करते। ये पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट में ये बात कई मरतबा डिस्कस हुई कि जी अमेंडमेंट कर लें। इसमें अकाउंटेबिलिटी का कोई इदारा खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें तय करना चाहिए कि इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी होती क्या है, इस मुल्क में हम अकाउंटेबिलिटी करते किस तरह हैं। अकाउंटेबिलिटी और विक्टिमाइजेशन दोनों के दरमियान हमें देखना पड़ेगा कि नैब के पहले चेयरमैन से लेके जो जनरल अमजद थे, उनसे लेके जस्टिस जावेद इकबाल तक जितने नैब के चेयरमैन रहे हैं, इनकी आप अकाउंटेबिलिटी तो करें, इनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी करें। क्यों आज से 25-30 साल पुराना मुकदमा आज क्यों खोला जा रहा है? इसका मतलब यह है कि अगर वो मुकदमा जो है वो फाइल कर दिया गया तो नैब के चेयरमैन, उस वक्त के चेयरमैन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो उनको तो नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम मुकदमा दोबारा खोल के बैठ जाते हैं, तो अकाउंटेबल तो करें उन माजी के चेयरमैन को, उन माजी की नैब की जो कॉम्पोजिशन है उसको तो हम अकाउंटेबल करें। ये तय है, ये हमने देखा है
कमोबेश वही ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी मुतालबा किया है। न्याजी साहब की तरफ लेके चलते हैं पॉइंट। न्याजी साहब, ह्यूमन राइट्स वॉच न सिर्फ ये कहती है, जैसे कि मजहर अब्बास साहब अभी कह रहे थे कि चेयरपर्सन जितने भी रहे उनकी तफ्तीश और तहकीकात की जाए, बल्कि उन्होंने कहा है जो नए अहलकार हैं जो कि बिला जवाज गिरफ्तारियों या फिर कहें दीगर हरासगी के मामलात में मुलव्विस हैं या उनका कोई कनेक्शन निकलता है, उनकी तहकीकात वगैरह करवाई जाए। तो क्या आपको लगता है कि इससे मामलात बेहतर होंगे? देखिए जी, मदर साहब की एक बात तो उन्होंने बहुत ही, बल्कि बातें सारी बहुत खूब की हैं, लेकिन असल जो मगज़ है वो ये है कि जी नैब को हमने इस तरीके से डिस्कस नहीं किया, हम कर भी नहीं सकते। हमारे प्रोग्राम की जो हैयत है, जो गर्ज व गायत है, जिसकी उसकी कैपेसिटी है, जो उसके अंदर टाइम लिमिट है, उसमें हम नहीं कर सकते। हम एक एक पॉइंट्स करते रहते हैं। हमने उससे कोई ना कोई एस्पेक्ट ढूंढ लिया है, उसके हमने ऊपर सहरा से बहस भी की है। इंडिविजुअल्स की उसके अंदर करप्शन देखी है, या उनकी दो नंबरियाँ देखी हैं, या उनके डबल स्टैंडर्ड्स देखे हैं, या उनको छोटे छोटे के जेल में, जैसे मीर शकील रहमान साहब का केस इन पॉइंट आजकल पूरी दुनिया में उसको आड़े हाथों लिया जा रहा है। तो ये सारे हम डिस्कस कर रहे हैं और करते रहते हैं। और उसके अंदर अच्छी बुरी ओपिनियन है, भट्टी साहब की राय भी आ जाती है, मदर साहब की, मेरी भी, सबकी आ जाती है। लेकिन आज आपने उसका थोड़ा होलिस्टिक व्यू लिया है। देखें, और मदर साहब बिल्कुल सही बात किया है कि जी इसको आपने कभी इस तरह डिस्कस करें तो एक दिन पूरा रख लें और नैब को डिस्कस करें इसकी इसलिए हैसियत से, जिसका मदर साहब ने अभी भी उसका एक सरसरी जायजा लिया है, क्योंकि टाइम लिमिटेशन है, कॉन्स्टेंट है, और हम सारे सरसरी जायजा ही ले सकते हैं। दूसरी बात यह जी कि आप पहले ये पॉइंट नोटेड सर, हम एक दिन पूरी एक ही सवाल रखेंगे और यही रखेंगे। अच्छा, इन नटशेल, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपकी माइटी सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस ने, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पिछले मेरे ख्याल 10-12 साल में हर चीफ जस्टिस ने किसी न किसी एंगल से सारियों को निकाल लें और उनके बारे में, और चीफ जस्टिस की इसके हवाले देते हैं कि उनकी बात कम से कम टीवी पे भी आ जाती है, पब्लिश भी हो जाती है, और जिस एक्सटेंट तक वो जाते हैं हमारी भी तालीफ कल्ब होती है, आसूदगी होती है, और फिर ये बात जो है पहुंच भी जाती है और हमारे पास एक स्ट्रेंथ भी होती है बात कहने की। वगरना तो यहाँ पे तो आपको पता पाकिस्तान में कोई सही या गलत बात का तयन या कैसे होता है, कितनी आसानी से बात हम कर सकते हैं, हमारी लिमिटेशन है। आगे चले, अब ये जो असल बात है कि एक लफ्ज़ होता है जो कि बहुत अंग्रेजी में भी अडॉप्टेड है कि रेज़ॉन डेट्रे, कि क्या इसका जवाज़, वजह, गायत वजूद क्या है, इसका मकसद तख्लीक क्या है। चाहे सैफुर रहमान की नैब ले लें या फिर मशहूर ज़माना नैब जिसे आज अब नबर्द आजमाएं, जो कि मुशर्रफ साहब की तख्लीक है, उसको ले लें। अब इसका देखें क्यों वजूद में आए। ये इसका पहला वजूद ये डबल शाह को नहीं पकड़ना था जहां से इनको रिकवरी हुई है। इसकी असल वजह यह नहीं थी कि लोग प्रॉपर्टी के केस में जहां से इन्होंने अरबों वसूल किया, ये कहते हैं बड़ी कि हमने बड़े वसूल किए, वो जो वसूल किए वसूल नहीं किए, लोगों ने देना है। अपने तजर्बे की बुनियाद पर हमें जरा एनलाइटन कीजिएगा, क्या आप समझते हैं क्या होना चाहिए, क्या हल निकलना चाहिए इस मामले का? नहीं, मैं इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, क्योंकि ये बात ऐसी है कि मैं एक चीज हवाला देता हूं प्रोग्राम में मैं दो बातें इंपॉर्टेंट ये सुन लें कि बेनज़ीर भुट्टो ने एक तकरीर की थी मई 1997 में, 17 सीट के साथ खड़ी थी, और उसने लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर की थी। नवाज अभी आए इक़्तिदार में 2-3 में ही हुए थे। मुल्ज़म नंबर 1 जो था नैब का, इत्तेसाब रहमान जो कहते थे, वो थे जरदारी साहब। तो उन्होंने कहा था कि ये नैब जो है आप भी इसके भुगतेंगे। ये सरे महल जो मालूम किए जा रहे थे, ये सारा इसके पीछे या उसके बाद मुशर्रफ ने आया। तो असल जो नैब है उसने काम क्या किया, आप मुझे बता दें। काफ लीग की हुकूमत बनी थी या नहीं बनी थी एक वोट से? किसने ट्रिगर किया था? नैब ने। GIT किसने आगे इन्वेस्टिगेट किया? किसने नवाज शरीफ को सजा दी? नैब ने। किसने उसको जो है मुअत्तल बना के रख दिया हुकूमतों को, सियासतदानों को? नैब ने। इमरान खान भुगतेंगे, किसको भुगतेंगे? नैब ने। पंजाब के अंदर भी आप एक सवाल शायद करें या ना करें, एक चीफ मिनिस्टर किसने करे? तो जो जिसके लिए वजूद में है उसने मौसर तरीके से उसने उसके दार अदा किया है। हमारी ये कमजोरी होगी, हम अप्रिशिएट ना करें आपको। आपने जो मुखालफीन है उनको आगे हाथों लिए, इसलिए आपके आज 100 में से 100 नंबर जो कहते हैं गलत कहते हैं। इसी नोट के ऊपर मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूं। करने वाले को नो। ठीक है जी, इसी नोट के ऊपर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे दूसरे सवाल के साथ।